अस्सलाम वालेकुम, आई एम नादिया नूर। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की सिलसिले का लेक्चर है। इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे और हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन से मैंने फ़िज़िकल क्लासेस ली थी, तो मैंने आपको फ़िज़िकल क्लासेस में जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन समझाई थी और उसके टूल्स हमने बहुत डिस्कस किए थे इन डिटेल। तो इस लेक्चर में भी मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनाते हैं, और ये जीन्स हम ऐसे बना सकते हैं कि हम डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए को जो है वो होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, और ये जो इंसर्शन है होस्ट की, ये थ्रू अ व्हीकल होती है जिसे हम वेक्टर कहते हैं। इस इंसर्शन के नतीजे में अब जो होस्ट है वो एक ऐसे कैरेक्टर्स एक्वायर कर लेता है जो उसके पास पहले से मौजूद नहीं थे, और इन शॉर्ट इस पूरे प्रोसेस को हम जीन मैनिपुलेशन इन विट्रो भी कह सकते हैं। टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ह्यूमन इंसुलिन के जीन्स जो है ह्यूमन इंसुलिन बनानी है, तो उसके लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा कौन होगा? वो ह्यूमन इंसुलिन के जीन्स होगा, जो कि हम ह्यूमन सेल से वो जीन्स जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए कोड करते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो व्हीकल या वेक्टर है, जो इस डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए को होस्ट के अंदर ले जाएगा, और यूजुअली वो व्हीकल हमारे पास जो है वो होस्ट जो है प्लाज्मिड भी हो सकता है व्हीकल वेक्टर, या वो बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है, और होस्ट में ले जाएगा। होस्ट यूजुअली हमारे पास बैक्टीरियम होता है। बैक्टीरियल सेल्स को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। सबसे एक तो बड़ी बात क्या है, ये दे आर स्मॉल इन साइज़, और उनकी जो हैंडलिंग है वो बहुत आसान होती है इन दी लैब। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एंजाइम्स हैं, जो हमें डीएनए को कट करने के लिए और फिर उस डीएनए को बाइंड करने के लिए चाहिए होते हैं। तो जो एंजाइम कटिंग के लिए चाहिए होते हैं उन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो एंजाइम हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए होते हैं उन्हें हम डीएनए लाइगेजेस कहते हैं। वेक्टर्स या क्लोनिंग व्हीकल्स। वेक्टर या क्लोनिंग व्हीकल बेसिकली ऐसे रेप्लिकॉन्स होते हैं, यानी कि दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, जो फॉरेन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को अपने डीएनए में अटैच कर लेते हैं और ये फिर इसको होस्ट के अंदर ले जाते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वेक्टर्स की, वो प्लाज्मिड्स हो सकते हैं। प्लाज्मिड को जो हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था तो उसमें हमने बहुत डिटेल में प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और उनकी टाइप्स पढ़ी थी। तो दे आर बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, एंड दे आर स्टेबल टू आइसोलेशन प्रोसीजर्स, यानी हमको आसानी से जो है वो सेल से निकाल सकते हैं और उससे सेल की डेथ भी नहीं होती, बिकॉज दे कैरी डिस्पेंसेबल जीन्स। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं इनके पास अपने पास कोई फिनोटिपिक कैरेक्टर मौजूद होता है, चाहे वो जीन हो आर प्लाज्मिड के तौर पे मौजूद हो, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के जीन हो, या कोई अनयूजुअल मेटाबॉलिज्म के जीन्स हों जैसे लैक्टोज यूटिलाइजेशन के। और प्लाज्मिड दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। और फिर एक और ख़ास बात क्या है कि देयर शुड बी मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दी प्लाज्मिड, यानी कि हमें वो प्लाज्मिड चूज़ करेंगे जो कि हाई कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड होते हैं या रिलैक्स टाइप ऑफ प्लाज्मिड होते हैं। दूसरे जो टाइप है वेक्टर्स की वो है बैक्टीरियोफाज, और हमारे पास लैम्डा फेज इस्तेमाल हो सकता है एज अ वेक्टर। और जो लैम्डा फेज है इसका डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है जिसका जो साइज़ है इट इज़ अराउंड 49 kb इन साइज़। ये लीनियर डीएनए है और इसके जो दो टर्मिनाए हैं दे आर नोन एज दी कॉज साइट्स या कोहेसिव एंड। क्यों? क्योंकि ये जो कॉज साइट्स हैं दे हेल्प द फाज टू पैकेज डीएनए विद इन दी हेड, और जो मिडल पोर्शन होता है लैम्डा फेज का, इट कोर्स फॉर दी लाइसोजेनी।
और क्योंकि लाइसोजेनी की हमें ज़रूरत नहीं होती फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, तो हम इन जीन्स को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी स्पेस बन जाती है। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर उस जगह पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा M13 फास्ट जो है, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वैक्टर। जो M13 फॉज है, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, और ये जो DNA है ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन इट इज़ इनसाइड दी होस्ट। और जब ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विद इन होस्ट, तो हम इसको रेप्लिकेटिव फॉर्म कहते हैं, एंड इट एक्ट एज अ प्लाज्मिड, और हम आसानी से इसको आइसोलेट कर सकते हैं और इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉस्मिड्स हैं। कॉस्मिड्स नाम से पता चल रहा है कि दे कंटेन सम जीन्स ऑफ प्लाज्मिड एंड सम जीन ऑफ दी ऑफ फेज। तो इसमें कोहेसिव एंड्स जो हैं वो लैम्डा फेज से ले लिए जाते हैं, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के जो जीन्स जो होते हैं वो प्लाज्मिड से ले लिए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें अच्छी खासी स्पेस मौजूद होती है जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है शटल वैक्टर्स। शटल वैक्टर्स जो है ऐसे वैक्टर्स हैं जिनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन 2 डिफरेंट होस्ट से ली जाती है। एक जो है वो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, और दूसरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो यूकैरियोटिक या ईस्ट से ले जाती है। इस तरह से ये जो वैक्टर्स हैं इनमें आसानी क्या होगी कि ये आसानी से जो है वो यूकैरियोट से जीन लेके प्रोकैरियोट में, और प्रोकैरियोट से जीन लेके यूकैरियोट के दरमियान ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम हैं जो बैक्टीरिया के पास मौजूद होते हैं, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। और ये करते क्या हैं, दे मेक कट इन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA एट अ स्पेसिफिक साइट, और इसीलिए इनको हम सिजर्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत यूज़ होते हैं फॉर कटिंग पर्पस। हमारे पास 2 तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, इनकी जो क्लीवेज साइट्स हैं दे आर नॉन स्पेसिफिक, इसलिए हम इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे मेक अ सीक्वेंस स्पेसिफिक कट्स एंड दे आर वाइडली यूज्ड इन दी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ समझाया गया है कि किस तरह से हम एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नाम देते हैं। आप एग्जांपल में देखें, इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि जिसकी जो जीनस है वो एस्क्रीशिया है, और इससे ई फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिया गया। ई जो स्पीशी है वो कोलाए है, तो CO जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है इट रिप्रेजेंट्स दी स्पीशी। जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एस्क्रीशिया कोलाए का R/13 स्ट्रेन है। और फोर्थ जो है जो नंबर है रोमन नंबर 1 है, इट इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एक बैक्टीरियल स्पीशी के पास एक वक्त में एक से ज़्यादा तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, इसलिए जैसे जैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, और उसको हम रोमन लेटर्स में इंडिकेट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है जब हम इस्तेमाल करते हैं तो, और जब ये DNA को कट करते हैं तो 2 तरह के एंड्स बनते हैं, एक ब्लंट एंड बनते हैं और एक स्टिकी एंड बनते हैं। ब्लंट एंड आप बेसिकली क्या है, कुछ एंजाइम जो है DNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA को एट अपोजिट बेसिस जो है वो कट करते हैं, जिसके नतीजे में जो DNA है वो सिमेट्रिकली डिवाइड होता है इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और हमें यूनिफॉर्म एजेस मिलती हैं, नो ओवरहैंगिंग्स। तो ऐसे एंड्स को हम ब्लंट एंड करते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड कुछ DNA फॉर एग्जांपल इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल इको R1 क्या करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस DNA में रिकग्नाइज करते हैं और ओवरहैंगिंग एंड प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड प्रोड्यूस करते हैं जिनकी जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जब ये ओवरहैंगिंग एंड करीब लाए जाते हैं एक दूसरे के, तो ये फ़ौरन एक दूसरे से बेस पेयर कर लेते हैं। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी सीक्वेंस है DNA की जिसको आप 3' to 5' या 5' to 3' पढ़ें तो ये सेम पढ़ी जाएगी, जस्ट लाइक अ वर्ड मैडम। DNA लाइगेज। अच्छा, स्टिकी एंड
को जोड़ना आसान है, जैसे ही आप दोनों स्ट्रैंड को करीब लाएंगे तो ये जो ओवर हैंगिंग एंड है ये फ़ौरन बेस पेयरिंग कर लेंगे, लेकिन इसमें माइनर गैप्स जो हैं वो बाकी रहते हैं। तो उसके लिए डीएनए लाइगेज इस्तेमाल किया जाता है। ये डीएनए लाइगेज क्या है, ये फाइनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और जो स्मॉल गैप्स मौजूद होते हैं उनको सील कर देता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके पास फॉरेन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए होना चाहिए या जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे बना सकते हैं? हम एक तरीका ये है कि आप क्या करें कि होल डीएनए को जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है उसको आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से एक्सपोज कर दें। उसके नतीजे में क्या होगा कि छोटे छोटे उस डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे और फिर आप स्क्रीन कर लेंगे कौन सा वो फ्रैगमेंट है जिसके अंदर आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। दूसरा तरीका क्या है? जीनोमिक लाइब्रेरी का। जीनोमिक लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, ये कैसे बनाई जाती है? इसमें हम जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करवाते हैं डीएनए को। इस तरह से जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं आप देख लें, उन हर फ्रैगमेंट के अंदर एक ख़ास किस्म के जीन्स मौजूद होते हैं। तो इन जीन्स को हम क्या करते हैं कि उनको हम बैक्टीरियल या बैक्टीरियोफाज के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक कलेक्शन आ जाती है जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफाजेस मौजूद होते हैं जिनके अंदर हमारे पास डिफरेंट जीन्स का कलेक्शन होगा। तो इस तरह से हम जीनोमिक लाइब्रेरी से जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपना डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए। या cDNA फॉर्मेशन। cDNA मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन। यूजुअली होता क्या है कि हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन cDNA फॉर्मेशन एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा जिसमें हम एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये जो है mRNA से डीएनए की कॉपी बनाएगा और वो डीएनए जो mRNA से बनता है इसे हम cDNA कहते हैं। फिर इस cDNA से हम जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेते हैं। नाउ दिस डीएनए कोड फॉर अ डिजायर्ड पीस ऑफ प्रोटीन जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। इसके अलावा हम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है केमिकल सिंथेसिस से बना सकते हैं। हमें पता है कि डीएनए सिंथेसिस के लिए आपको एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमराइज, डीएनटीपीज चाहिए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चाहिए और आपको डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का टेम्परेचर चाहिए और उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। जब ये आप सारी चीज़ें जो है सप्लाई कर देते हैं ट्यूब में तो उसके रिजल्ट में आपके पास डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है इन दी लैब। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए, चाहे हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन के थ्रू बनाया हो या हमने आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस के थ्रू बनाया हो या हमने उसको cDNA के थ्रू बनाया हो। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो हमारे पास है कि ज्वाइनिंग ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर। इस प्रोसेस को हम एनीलिंग कहते हैं। अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि हम जो डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए है उसको अगर हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के थ्रू बना रहे हैं जो कि बड़ा आसान होता है तरीका, तो हम क्या करते हैं कि जो वेक्टर है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को भी हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं और जो हमारा वेक्टर जो प्लाज्मिड भी हो सकता है उसको भी हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास स्टिकी एंड्स बनेंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो जब हम उन स्टिकी एंड्स को के करीब वेक्टर के डीएनए के करीब जब हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाएंगे तो क्या होगा, दे विल ईजली बेस पेयर और उसके बाद फिर हम फाइनली लाइगेज ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो स्मॉल गैप्स हैं वो सील हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास आप देखें इस डायग्राम में भी कि हमारे पास जो है एक प्लाज्मिड है जो हमने एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया है और हमारे पास ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। इन दोनों को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया जिसके नतीजे में हमारे पास
सेम तरह के स्टिकी एंड्स बने। और जब हमने इन दोनों को जीन ऑफ इंटरेस्ट को और वेक्टर को डीएनए को करीब किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया इनटू दी प्लाज्मिड। और फिर हमने फाइनली लाइगेज ऐड कर दिया जिसके नतीजे में जो है हमारे पास एक सर्कुलराइज प्लाज्मिड डीएनए बन गया जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद था। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया था इसको अब हमने असल काम करना है, इसको हमने होस्ट में डालना है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ज़्यादातर केसेस में जो होस्ट है वो बैक्टीरियल सेल ही होता है। अब ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसफेक्शन के थ्रू भी होता है। जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसे हम ट्रांसफेक्शन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सेल्स को यानी कि होस्ट को, फॉर एग्जांपल इकोला है, उसको हम कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर देते हैं। इस ट्रीटमेंट के नतीजे में क्या होता है कि जो सेल है वो उसकी जो सेल वॉल की परमिएबिलिटी है वो ऑल्टर हो जाती है। और जब हम फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो बहुत ईजिली जो वो सेल है वो एक्वायर कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, ये इकोलाई था, और फिर इसको जो हमने कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर दिया तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ये प्लाज्मिड एक्वायर कर लिया और नाउ दिस सेल बिकम ट्रांसफॉर्म क्योंकि इसके अंदर वो प्लाज्मिड मौजूद है। दूसरा जो तरीका है इट इज़ द माइक्रो इंजेक्शन। इसमें हमारे पास एक माइक्रो इंजेक्शन नीडल इस्तेमाल होती है जो सेल के अंदर जो है वो जाके उस डीएनए को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो दिस इज़ द माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो सेल पे डालते हैं, उस प्रोवाइड करते हैं। उसके नतीजे में जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है स्मॉल पोर्स बन जाते हैं और उन स्मॉल पोर्स के थ्रू जो है हम इस डिज़ायर्ड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो हमने बनाया होता है वो उसको हम इंसर्ट कर देते हैं इनटू दी होस्ट। अब होस्ट सेल ने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसके अंदर डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए था वो एक्वायर कर लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा डीएनए का क्लोनिंग का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ? उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग के लिए ज़रूरी है कि जो आपने वेक्टर लिया था उस वेक्टर के अंदर कोई फिज़िकल स्क्रीनिंग ट्रेट मौजूद हो। और सबसे आसान जो ये हमारे पास करैक्टर है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का होता है। प्लाज्मिड के पास अगर किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के जीन्स मौजूद थे और उसके साथ साथ जो है हमने जो है अपना डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया था, तो इस प्लाज्मिड के अंदर अब जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन ही मौजूद है। जब ये होस्ट के अंदर जाएगा तो अब उस होस्ट सेल को क्या होगा, उसके अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी दाखिल हो गया और वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस के जीन थे। जब ये प्लाज्मिड सक्सेसफुली जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा और सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसने न्यू ट्रेट एक्वायर कर लिया होगा, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होगा कि फिजिकल स्क्रीनिंग, कि हम उन सेल्स को जो है वो एंटीबायोटिक यानी कि एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया पे ग्रो करेंगे। तो वो तमाम सेल्स जिन्होंने प्लाज्मिड के जीन्स को एक्वायर कर लिया होगा, क्या होगा, वो सक्सेसफुली जो है इस एंटीबायोटिक कंटेनिंग ट्रेट पे ग्रो हो जाएंगे। ये सारे जो आपको कॉलोनीज नज़र आ रही हैं ये उन सेल्स की हैं जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एक्वायर कर लिया था। अब इनके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है एंड दे हैव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं, जैसे कि हम जो है किसी मेटाबॉलिक प्लाज्मिड के अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टोज यूटिलाइजेशन के जीन्स के साथ। तो अब क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो पहले लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं करता था
आफ्टर इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होगा कि वो होस्ट जो है वो लैक्टोज को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्क्रीनिंग हो गई है, हमारे लिए फिजिकल स्क्रीनिंग करना आसान होता है, वरना अदरवाइज़ अगर हम देखना चाहें तो फिर हम डीएनए सीक्वेंसिंग करा सकते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस होस्ट के अंदर जो है वो जो प्लाज्मिड है उसके पास वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है या नहीं। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग की मेडिसिन में अगर हम देखें तो हम थ्रू बैक्टीरियल सेल हार्मोन प्रोडक्शन करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो इकोलाई में जो है वो बनाया जा रहा है। हमें पता है कि हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। तो ह्यूमन की जो डॉर्फिज्म होता है, जो कुछ लोगों का कद छोटा रह जाता है, तो उनको जो है हम अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देते हैं तो उनका डॉर्फिज्म ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरफेरॉन, ये एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो सेल सिंथेसाइज करता है और उससे जो है वो डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी मिलती है। तो ये भी हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं थ्रू जीन क्लोनिंग। इसके अलावा वैक्सीन प्रोडक्शन, हेपेटाइटिस बी की जो सरफेस प्रोटीन है उनको हम थ्रू जीन क्लोनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उसको हम एज अ वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या हैं? ये ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो एक सिंगल एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि कोई भी जो बैक्टीरिया है उसके पास एक से ज़्यादा एंटीजन मौजूद होते हैं, इसलिए जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं एक बैक्टीरिया के खिलाफ एक से ज़्यादा तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं वो एक बैक्टीरिया किसी खास एंटीजन के अगेंस्ट ही होंगी। फॉर एग्जांपल अगर फ्लैजिलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो वो सिर्फ फ्लैजिला के ही से रिएक्ट करेंगी। जीन क्लोनिंग इन इंडस्ट्री, अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो जो फूड इंडस्ट्री है उसमें एंजाइम्स, काइमोसिन जो है एक एंजाइम है जो चीज़ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसको भी हम थ्रू जीन क्लोनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन, इस यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है एम मिथाइलोट्रोपस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर दी सिंगल सेल प्रोटीन फॉर्मेशन। अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं बिकॉज अल्कोहल प्रोडक्शन के अंदर टेम्परेचर ज़रा हाई हो जाता है, तो ऐसे बैक्टीरिया प्रेफर किए जाते हैं जो हाई टेम्परेचर से किल ना हो। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, हम जीन क्लोनिंग के थ्रू एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा अनयूजुअल कंपाउंड जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनकी डिग्रेडेशन जो के लिए, जिन्हें हम जीनोबायोटिक कंपाउंड कहते हैं, उनकी जो है हम डिग्रेडेशन करवा सकते हैं थ्रू दिस जीन क्लोनिंग। इसकी एग्जांपल जो है आपने देखी कि तस्मान स्प्रेड, बहुत पुरानी बात है, अराउंड 2005 में शायद ऑयल स्पिल हो गया था। तो आपको पता है जो पेट्रोल होता है इट इज़ हैज़र्डस फॉर दी मरीन इन्वायरमेंट, तो ऐसे बैक्टीरिया हम डाल सकते हैं जो पेट्रोल को डिग्रेड कर दें और वहाँ से रिमूव कर दें। जीन क्लोनिंग इन एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स, आपके पास बहुत कॉमन एग्जांपल है ब्रॉयलर मुर्गी है। आप देखें कि ऐसे हम फार्म एनिमल्स बना सकते हैं जिनके अंदर जो है क्या हो कि मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। सॉल्ट एंड ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप, तो आपको पता है कि जो जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अर्थ में सॉइल में ज़्यादा हो तो वहाँ पे प्लांट नहीं ग्रो कर सकते, तो हम ऐसे प्लांट जो हैं स्पीशी बना सकते हैं जो कि वाटर और सॉल्ट की कम कॉन्सेंट्रेशन में भी ग्रो कर सके। इसके अलावा हम जेनेटिकली इंजीनियर नाइट्रोजन फिक्सर्स बना सकते हैं। हमें पता है कि जो निफ जीन है जो राइजोबियम के पास मौजूद हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो हम इन जीन्स को जो है वो इंजीनियर कर सकते हैं इनटू दी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और फिर हम उनका स्प्रे कर सकते हैं टू पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे जो है फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी और फिर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा फ्रॉस्ट बैंड, अच्छा ऐसे ममालिक जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ एक मसला क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं वो जो है फ्रॉस्ट बैंड का शिकार होती हैं, तो हम ऐसी जगहों पे क्या करते हैं जैसे लाइक स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो क्या होगा कि हम सुडोमोनास फ्लोरेसेंस का ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसका जब हम स्प्रे कर देते हैं तो उन लीव्स की और उन फ्रूट्स की जो है वो आइस क्रिस्टल फॉर्म नहीं होने देता वहाँ पे ये, तो हम इस तरह से भी फ्रॉस्ट बैंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।